घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम फिर से बात करेंगे देश के अन्नदाता की, देश के किसानों की, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से मन की बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो ये नए कानून, 3 कानून जिस पर बवाल मचा हुआ है, किसान आंदोलित हैं, 23 दिन से ठिठुरती ठंड में दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, ये रातों रात नहीं आए। एक लंबी प्रक्रिया चली, कृषि विशेषज्ञों से, किसान संगठनों से, तमाम लोगों से बातचीत के बाद ही यह कानून सरकार लेकर आई है। यहां पर यह बताना जरूरी है कि प्रधानमंत्री जो कॉन्टेक्स्ट बता रहे थे, ये कई सालों से, यानी कि 10-15 सालों से। इस साल कितनी बात हुई, इसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि लेकिन अब किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, उनके कांधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है विपक्षी दलों द्वारा। वो विपक्षी दल जो इन्हीं कानूनों को, इन्हीं प्रावधानों को कानून की शक्ल में लाने की बात किया करते थे, लेकिन लेकर नहीं आ पाए। मैं लेकर आ गया तो विरोध के नाम पर विरोध कर रहे हैं मेरा, यह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। सारा श्रेय आप लेना चाहते हैं, ले लो। आप ही तो कहते थे यह कानून चाहिए, मुझे श्रेय नहीं चाहिए, यह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। स्वामीनाथन आयोग का जिक्र किया कि 8 साल तक ठंडे बस्ते में इस आयोग की सिफारिशें फाइलों के कूड़े में पड़ी रही और इन्हें मैंने लागू किया। लागत पर 50% एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया। इस पर मैं आगे चर्चा करने वाला हूं। पूरी जानकारी दी क्या प्रधानमंत्री मोदी ने? स्वामीनाथन आयोग की सारी सिफारिशें लागू की गई हैं या ये C2+50 वाली जो बात है वो लागू नहीं हुई है? A2+FL ही दिया है सरकार ने। कुछ आंकड़े आपके सामने मैं पेश करूंगा। लेकिन एमएसपी पर प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि एमएसपी था, है और रहेगा। मंडियां भी खत्म नहीं होने वाली हैं, बस आपके लिए कुछ और मंडियों का भी प्रावधान किया जा रहा है। जो मंडियां हैं, 6 महीने से यह कानून है, लेकिन एक भी मंडी बंद हुई क्या? यह सवाल प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा। साथ ही साथ भरोसा दिलाया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो शको शुबा, जो संशय का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जो समझौता होगा, जो करार होगा बड़ी कंपनियों के साथ, वो सिर्फ फसलों का, उत्पाद का करार होने वाला है। जमीन नहीं जाएगी किसानों की। लेकिन इसमें जो वो कहते हैं ना, डेविल लाइज इन द डिटेल, डिटेलिंग में बहुत सारी बातें हैं जिनको लेकर किसान अभी परेशान हैं। अब प्रधानमंत्री ने जो ये संबोधन किया, लंबा संबोधन था, 55 मिनट बोले प्रधानमंत्री मोदी। ये किसान कल्याण, एक महासम्मेलन का आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के रायसेन में किसान एकत्रित थे, उन्हें संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री। सवाल इसमें यह भी है, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कच्छ के किसानों को भी संबोधित किया, आज मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित किया। लेकिन कच्छ के किसान या मध्य प्रदेश के ज्यादातर किसान आंदोलित नहीं हैं। जो किसान आंदोलित हैं वो प्रधानमंत्री निवास से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हुए हैं, सिंगू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर। उनसे संवाद क्यों नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री? या वो ये मानकर बैठे हैं उनकी बात ये लोग भी सुन रहे होंगे? किसानों के मन में अभी भी संशय है, वो अभी भी डटे हुए हैं इस बात को लेकर कि तीनों कानून निरस्त किए जाएं। लड़ाई तीनों कानून वापस लेने की है। और एमएसपी, न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है, प्रधानमंत्री ने बाकायदा आंकड़े बताए कि एमएसपी कितना बढ़ाया। 2014 में अलग अलग फसलों का एमएसपी क्या था और 2019 में, 2020 में अब ये एमएसपी क्या है, ये प्रधानमंत्री ने बताया। लेकिन जो फर्क किसान जानना चाह रहे हैं कि एमएसपी तो ठीक है, आपने एमएसपी की घोषणा कर दी, लेकिन क्या उस पर खरीदी हो रही है? प्रधानमंत्री कहते हैं गेहूं 1400 रुपए क्विंटल था 2014 में, अब उनकी सरकार में 1975 रुपए है।
धान 1310 रुपए था, अब 1868 रुपए है। ज्वार 1520 रुपए प्रति क्विंटल थी, वो 2640 रुपए क्विंटल है। मसूर की दाल 1950 रुपए क्विंटल थी, अब वो 5100 रुपए। चना 3100 रुपए क्विंटल था, अब वो 5100 रुपए क्विंटल हो गया है। तुअर की दाल 4300 रुपए क्विंटल थी, अब 6000 रुपए क्विंटल। और मूंग की दाल 4500 रुपए क्विंटल थी, अब 7219 रुपए। और ये बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन किसानों का सवाल है, पलट सवाल है कि क्या इन दामों पर खरीदी हो रही है? धान 1868 रुपए है तो 1100 रुपए में बिक रहा है। मक्का 1850 रुपए है तो 900 रुपए में बिक रहा है। मूंग की दाल 7219 रुपए है तो वो 4200 रुपए में बिक रही है। अगर बाजरा, यहां पर ज्वार की बात है, 2640 रुपए है। बाजरा 5000 से ऊपर है, वो 2-2000 रुपए नीचे बिक रहे हैं। ये सवाल भी किसान पूछ रहे हैं। और एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए, इस सवाल पर प्रधानमंत्री ने सिर्फ इतना कहा कि मैं वादा कर रहा हूं कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। अगर कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की घोषणा हुई, एमएसपी पर सरकारी खरीदी हुई, उन्हीं मंडियों में हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि एमएसपी बंद हो जाएगी? और इसलिए मैं कहता हूं, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता। और इसलिए मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। भ्रम और झूठ का जाल बिछाकर अपनी राजनीतिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वार किए जा रहे हैं। जिनकी खुद की राजनीतिक जमीन खिस गई है, वो किसानों की जमीन चली जाएगी, किसानों की जमीन चली जाएगी का डर दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। अब यहां पर एक और अहम बात है जो समझने की जरूरत है। यह किसान आंदोलन है, वो किसी भी राजनीतिक दल को अपना मंच साझा नहीं करने देते, अपने धरने पर आने नहीं देते हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने सीधा विपक्ष पर, और पहले भी बाकी केंद्रीय मंत्री भी विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं, मानो ये विपक्ष का आंदोलन है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, अध्यक्ष रह चुके हैं राहुल गांधी ने भी जवाबी हमला किया। ट्वीट किया है राहुल गांधी ने, मोदी जी ने आज फिर असत्याग्रह किया। किसानों की बात सुनो, कृषि विरोधी कानून वापस लो, यह ट्वीट किया है राहुल गांधी ने। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, अपने दम पर किसानों को मना लेंगे प्रधानमंत्री मोदी? अभी तमाम मंत्री मनाने की कोशिश कर रहे हैं। 1, 3, 5 तारीख को कृषि मंत्री और वाणिज्य मंत्री के साथ बैठक हुई है, 8 तारीख को गृह मंत्री के साथ हुई। क्या प्रधानमंत्री मोदी मना लेंगे किसानों को? और लड़ाई क्या है, किसान बनाम सरकार या विपक्ष बनाम सरकार? दरअसल यह किसानों का आंदोलन है। चर्चा में मेरे साथ 3 किसान नेता, शिव कुमार काका जी इन्हें हम आदर से सम्मान से कहते हैं, धर्मपाल सिंह किसान नेता हैं, बद्री नारायण चौधरी महासचिव हैं भारतीय किसान संघ। यह किसान संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा मेरे साथ हैं, और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उनके राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भी इस चर्चा में बस कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। लेकिन काका जी, मेरा सवाल ये, आप ही के गृह प्रदेश को संबोधित कर रहे थे। आज प्रधानमंत्री मोदी मन की बात की, उन्होंने तमाम चीजों पर तफसील से चर्चा की है।
आपको भरोसा हुआ, आपके मन की था ले पाए प्रधानमंत्री मोदी? इससे मुझे तो आज बड़ा आश्चर्य भी हुआ है और बहुत दुख भी हुआ है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने C2+50 दे दिया और तमाम सरकार में बैठे लोग भी यही कह रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, उनको हम एक पत्र लिख रहे हैं उनकी पूरे भाषण के ऊपर कि ये बताइए आप, हमने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया कि आप हमको C250 दीजिए, तो इन्हीं प्रधानमंत्री की सरकार ने कहा कि वित्तीय हालत हमारी ठीक नहीं है, इसलिए हम C2+50 नहीं दे सकते। 2015 की बात कर रहे हैं आप जी। तो जब ये कह चुके हैं कि हम नहीं दे सकते, तो किस आधार पर कह रहे हैं पूरे देश के किसान नेता बीजेपी के कि हम C250 दे चुके हैं? उसके नाम पर तुमने जो दिया है वो पूरा देश जानता है, जो आपने अभी बताया FL2 दिया है उन्होंने। तो C2+50 की बात फिर भी वो किए जा रहे हैं। और जिस प्रदेश में गए हैं वो मेरा प्रदेश है। मैं केवल आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछ रहा हूं कि एक ई अनुज्ञा पोर्टल है मध्य प्रदेश सरकार का मंडी का, उसको खोल लीजिए, आप अध्ययन करते, मुझे पता है आपका बहुत ज्ञान अध्ययन होता है तमाम लोगों से। उसमें साफ लिखा है कि 70% मंडियां दफन हो गई हैं इस कानून लागू होने के बाद। और मैंने खुद बाजरा बिकवाया है 2100 का 1000, 7500 की मूंग 3500, मक्का 600 से 1000, जिसका समर्थन मूल्य 1750 रुपया है। 1850 50% सरकारी फसलें बिकी है मध्य प्रदेश में, जहां वो बोलने गए हैं। तो वहां का किसान प्रधानमंत्री के बारे में क्या राय रख रहा होगा, जिसकी ट्राली में लूट हुई है, जिसको 50% की केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य से 50% के दाम मिले हैं, वो प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या सोच रहा होगा? मुझे इस बात का भी चिंता है कि प्रधानमंत्री जी की छवि ऐसे भाषणों से पूरे राष्ट्र में और बाहर क्या पड़ रही होगी कि पूरा प्रदेश का किसान लुटा बैठा है। उसी किसान में मंदसौर गोली कांड हुआ है, वो जहां गए थे बरेली, वही मेरे पे गोली चली और मेरा एक किसान गोली पे मारा गया, जिसने मेरे को काउंटर करने की कोशिश की है, वही का ये मामला है। और 2 पिछले सालों से वहां चने का अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, उसी जिले में जहां वो गए हुए हैं। और नीति आयोग, आदरणीय, एक बात है कि नीति आयोग का टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी थी, वो मैं बताना चाहता हूं। ये जो जुमला चल रहा है कि आय हम दूनी कर देंगे, तो नीति आयोग जो इनका है उसी ने लिखा है कि किसानों की आय इतने वर्षों में 25 से 30% और कम हुई है। तो ये किस आधार पर कह रहे हैं कि हम आय दुगनी कर देंगे? बिहार मॉडल में पता है सबको कि बिहार में 2006 से ये कानून लागू है। बिहार के किसान ने खेती करना छोड़ दिया, मजदूरी करने पूरे देश में जा रहा है। वहां 50% तो क्या 40% में माल बिकने को तैयार नहीं किसान का। तो ये इस प्रकार से काम नहीं। तो प्रधानमंत्री भरोसा नहीं जता पाए हैं, आपके मन की बात नहीं की, आप ये कह रहे हैं? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने भरोसा जताएंगे तभी जब हम पर वो जो सही बात करेंगे। ये मन की बात तो बहुत करते रहते हैं, किसानों से दिल की बात करें, और इस प्रकार के भाषणों से नहीं काम चलने वाला है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, मंडियां खत्म नहीं होंगी, एपीएमसी की मंडियां रहेंगी। एक और रास्ता खोला है, एक और विकल्प खोला है। वो रास्ता नहीं है, वो रास्ता कतई नहीं है। जब एक रास्ते में आप ठीक से हमारा समर्थन मूल्य पर माल नहीं बिकवा पा रहे हैं, तो दूसरे रास्ते तो लूट का रास्ता है वो हमारा। और ये जो सवाल वो बार बार कह रहे हैं, भरोसे के सवाल ये है कि जो पहले आपने जितने वचन दिए, ये बात वो बार बार ही कह रहे हैं। जिस दिन दिल्ली में हमारी गिरफ्तारी हुई थी 22 तारीख को, पार्लियामेंट में ये पास हो रहा था, तब भी प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था कि भरोसा रखें। तो हमारी प्रधानमंत्री से प्रार्थना है, हम आप पर पूरा भरोसा करने को तैयार है। आपने 50 पेज का एक कानून बनाया है, एक लाइन जोड़ दें उसमें आप केवल कि हम समर्थन मूल्य पर गारंटी का कानून बनाते हैं। अध्यादेश जारी करने में आपको कोई देरी नहीं होती है, अध्यादेश लागू करने में कोई देरी नहीं होती है, पार्लियामेंट में ले आते हैं। और हर कानून में आपका कि हम न्यायालय नहीं जा सकते, वो तो खैर कोई बात ही नहीं जा सकते हैं। तो पर सवाल इस बात का है आदरणीय कि ये तो 6 माह से वो कह रहे हैं कि भरोसा रखें, भरोसा का आधार बताएं कि भरोसा किस आधार पर रखें आपसे। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी स्क्रीन पर। बद्री नारायण चौधरी, आपके मन में भरोसा जगा पाए? प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं एमएसपी रहेगा, मंडी व्यवस्था भी रहेगी, किसानों की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर पाएगा।
देखिए, किसानों की जमीन पर कब्जा तो नहीं कर पाएगा कोई भी, और देश भर के किसान का भरोसा प्रधानमंत्री पर इतना ज्यादा है कि विपक्ष के इन भाषणों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और ये शिव कुमार जी कक्का अच्छी तरह जानते हैं, वहां दिन भर एंटी प्रधानमंत्री विरोधी भाषण ही चलते रहते हैं बॉर्डर के ऊपर। इसलिए, और वो सब सुन भी रहे हैं, और वो किसान होंगे तो इस बात को स्वीकार भी करेंगे, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वो विपक्ष को दिया है, और विपक्ष को जवाब देने के कारण उनकी भाषा में ये तलखी और ये स्पष्टता थी कि उनको अपनी छवि की परवाह नहीं है। उन्होंने छवि निर्माण करना कोई परिवार के लिए नहीं चाहिए। वो जब से आए हैं इन 6 वर्षों में किसानों का विश्वास अर्जित किया है, किसान सम्मान निधि के माध्यम से गरीब किसानों का विश्वास अर्जित किया है। पैसे वालों का बड़े नहीं हुआ होगा। नीति आयोग की बात कर रहे हैं तो ये तो वाकई आंकड़ों का खेल है। अगर सरकार के पास वास्तविक और प्रामाणिक आंकड़े होते तो किसान की दुर्दशा नहीं होती, और ये आंकड़े, ये दशा एक दिन में ठीक नहीं होती। किसान जानता जादू की छड़ी नहीं है, ये काम धीरे धीरे नहीं। प्रधानमंत्री अगर कहते हैं स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश मैंने लागू कर दी, लागत पर 50% मिल रहा है, तो क्या सही जानकारी दे रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, बद्री नारायण चौधरी? देखिए, स्वामीनाथन आयोग की बहुत सारी सिफारिशें लागू हो रही हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे थे कि 8 वर्ष तक क्यों पड़ी हुई थी वो, अब उसके बाद चालू तो हुई। और अगर 150% उनके गणित के अंदर कम हो सकता हमारी तुलना में, हम भी मानते हैं अभी कम है, लेकिन नहीं दिया गया ना 150%, और वो देना ये तो हकीकत है ना। C2+50 कहां दिया गया? हाँ, 150%। ये गणित कैलकुलेशन का फर्क है। हम भी मांग कर रहे हैं अभी तक, और हम ये भी मांग कर रहे हैं कि पूरी एमएसपी यानी जो घोषित किया जाए इस पर क्रय भी करें। लेकिन मैंने कहा ना कि किसान भी जानता है कि कोई जादू की छड़ी नहीं है जो संचित इफेक्ट को एक ही साल में खत्म कर दे, और वो लाभ धीरे धीरे मिल रहा है। तो ये किसान आंदोलन कर रहे हैं बद्री बाबू, या ये विपक्ष आंदोलन कर रहा है? आज विपक्ष पर हमला करते हुए अपने बिलों की पैरवी की प्रधानमंत्री मोदी ने। ये किसान आंदोलन हो रहा है, ये राजनीतिक आंदोलन है? देखिए, मंच से घोषणा करते हैं किसान नेता कि यहाँ कोई मंच पर नहीं आएगा राजनेता, लेकिन उस वहां बॉर्डर के ऊपर इनकी उपस्थिति कोई कम हुई है क्या? और योगेंद्र यादव नहीं थे शुरू में आज तक? क्या कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं जाते वहां पर जिनको मंच से उतारना पड़ता है? क्या वहां पर दूसरी आप पार्टी के नेता नहीं जाते वहां पर सेवा के नाम पर? आपने इतने आंदोलन किए, आपको किसी राजनीतिक दल ने कभी समर्थन नहीं दिया, और वो किसानों को भरमाने के लिए नहीं, ये आंदोलन की बात को ही कहीं हल्का करने की कोशिश है क्या? आपके आंदोलनों को समर्थन नहीं मिला क्या बद्री बाबू? संदीप जी ऐसा है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति जिन नेताओं की होती, किसान नेताओं की, उन्हीं को राजनीतिक पार्टियां संबल दे सकती है, और जिनको स्पष्ट रूप से राजनीति नहीं करनी होती उनके आसपास को राजनीतिक नेता नहीं पहुंचते, न पार्टियां पहुंचती, उनकी हिम्मत भी नहीं होती। मतलब आज तक इस देश में गैर राजनीतिक आंदोलन ही चले हैं, आप ये कह रहे हैं? गैर राजनीतिक जब तक होता आंदोलन तब तक चलता है, और जब वो राजनीतिक हो जाता है तो उसके बाद में लड़ाई पार्टियों की हो जाती है। तो राजनीतिक हो जाता है या राजनीतिक करने की कोशिश की जा रही है? ये भी अपने आप में एक सवाल है। सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु, मेरा सवाल यह है, प्रधानमंत्री ने मन की बात की, बहुत अच्छा किया, 55 मिनट बोले, तफसील से हर मुद्दे को छेड़ा, लेकिन वो संबोधित कर रहे थे रायसेन के, मध्य प्रदेश के किसानों को। किसान जो आंदोलित है वो तो दिल्ली के चारों तरफ बैठा हुआ है, उनसे मन की बात करनी चाहिए कि नहीं प्रधानमंत्री मोदी को? संदीप जी, आपने काफी सही बात कही। ये मेरा थोड़ा इको कर रहा है, इसको ठीक करवा दीजिए। हाँ, मैं कर रहा हूं। देखिए, जहां पर किसानों की सबसे दयनीय परिस्थितियां जिन क्षेत्रों में मानी जाती थी, जहां आत्महत्या के समाचार सर्वाधिक आते थे, वो कौन से क्षेत्र थे? विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। संयोगवश आज वहां सब जगह विपक्ष की सरकार है। क्या वहां कोई ऐसा आंदोलन हो रहा है? यदि होता तो सोशल मीडिया के दौर में छा गया होता चारों तरफ। इसका अर्थ यह है कि जो गरीब किसान है, जो सीमांत किसान है, उसे कहीं ना कहीं अनुभव हो रहा है कि मेरे को
इस चीज के विषय में कहीं ना कहीं उसको एक सकारात्मक भाव लग रहा है। अब यहीं पर तो प्रश्न उठता है ना कि यदि पूरे देश में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं तो कहां पर कितना आंदोलन हो रहा है। अब देखिए, यही जो लोग बैठे थे, कई लोगों ने बात की कृषि मंत्री से, रक्षा मंत्री से भी बात की, गृह मंत्री जी से भी बात की, कुछ लोगों ने अपने विड्रॉ भी कर लिया, कुछ लोगों ने कहा कि उसको आगे रखना, वो थे ही नहीं कभी इस आंदोलन का हिस्सा। सुधांशु त्रिवेदी, अब आप आए मुद्दे के ऊपर। मैं तो मुद्दे पर रहता हूं। विचित्र समस्या है। अब वहीं पर तो एक विचित्र समस्या है। लोग कहते हैं साहब 500 यूनियनें हैं, 45 बात कर रही हैं। अब 45 में एक यूनियन बताइए जिसका कोई अध्यक्ष ही ना हो। है कोई ऐसी जो कहे कि हमारे 25,000 सदस्य हैं, सभी 25,000 बात करेंगे। अब यहां पर यही तो समस्या आ जाती है, चूंकि कोई एक नेता नहीं है। अच्छा, इसलिए कोई अपनी सुविधा के अनुसार जो चाहता व्याख्या कर लेता है। कहता है जी हमने सरकार से बात की, दूसरा कह देता है नहीं जी हम तो इससे सहमत नहीं है। एक कह देता है कि हम सहमत है, कहते ये तो हमारे साथ थे नहीं। देखिए 3 दिन पहले संदीप, सरदार पटेल की पुण्यतिथि थी। उन्हें सरदार की उपाधि बारडोली किसान सत्याग्रह से मिली थी। तो बारडोली किसान सत्याग्रह से चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन तक कोई ऐसा आंदोलन किसानों का नहीं रहा जिसका एक नेता न रहा हो। चाहे चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, सरदार प्रकाश सिंह बादल, शरद जोशी जी ने आंदोलन किया हो। यदि एक नेता नहीं चुना जा सकता है तो यह सरकार के प्रति अविश्वास है या परस्पर अविश्वास है। और या ये नेता हो तो वो तय कर दे। यही मतलब कड़वी हकीकत है। किसानों की हालत ऐसी हो गई है सुधांशु त्रिवेदी, किसान अब मजबूरी में जीना सीख गया है। आप जो कह रहे हैं ना लघु और सीमांत किसान, वो आंदोलन नहीं कर रहे, उन्हें लग रहा है फायदा होगा। एपीएमसी हटी थी बिहार में, आप ही की सरकार थी। 42,000 रुपए सालाना आय है वहां की किसान की, 42,000 रुपए, 3,500 रुपए महीना। पंजाब में 2,19,000 है, हरियाणा में 1,90,000 है। संदीप जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही। संदीप जी, तो जब तुलना करनी चाहिए तो ये भी बताइए बिहार में प्रति व्यक्ति आय क्या है। पंजाब और बिहार की तुलना कर रहे हैं तो मैं फिर भी नम्रता से पूछना चाहता हूं, अगर कारपोरेट आकर खाए जा मजदूरी करने पर मजबूर है वहां के किसान, उन्हें पता ही नहीं एमएसपी, क्योंकि एमएसपी पर मिलता ही नहीं कुछ भी, वहां पर खरीदी होती ही नहीं है। भाई मेरी बात तो आप चलिए, मैं बिहार और पंजाब दोनों का जवाब दे देता हूं। बिहार में 2006 में बिहार ने इसको हटाया। केंद्र की सरकार ने 2014 तक एक बार भी लिख के दिया या आपत्ति दर्ज की। चलिए 2015 से 17 तो हमारे खिलाफ सरकार थी, तब कृषि मंत्री किस पार्टी का था? कांग्रेस का था। और 3rd स्टेज एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को साइन किसने किया? कांग्रेस के कृषि मंत्री ने। और आज हमसे खड़े होकर सवाल, अब पंजाब पे आ जाइए। पंजाब में फल और सब्जी में एपीएमसी नहीं है क्या? केंद्र से पूछ के नहीं है क्या? और अगर कारपोरेट खाए जा रहा है तो दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य संस्करण की कंपनी है नेस्ले, जो पंजाब में काम कर रही है, नेहरू जी के जमाने में करार हुआ। दूसरी सबसे बड़ी है पेप्सी, जिसका राजीव गांधी के जमाने में 88 में करार हुआ और अभी 2019 में अमरिंदर सिंह ने उसकी फैक्ट्री का उद्घाटन किया। तो अगर ये खाए जा रहे हैं तो निकाल बाहर करो नेस्ले और पेप्सी। तो इनको तो सबक सिखा दिया ना। वोट आपको दिए थे, भरोसा आप पर जताया था, भरोसा आप पर जताया था। इन्होंने अगर किसानों का बंटाधार किया तभी तो आप पर भरोसा जताया था। की बात है, अगर कारपोरेट खा रहा है तो स्वीकार करिए। पहले आप हम एक चीज का उत्तर दीजिए, नेस्ले पेप्सी मुझे खाए जा रहा है या मुझे सुविधा दे रहा है? एक बात का जवाब दे दे। सुविधा दे रहा है तो सुविधा दूसरों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? और खाए जा रहा तो निकाला क्यों नहीं आज तक? तो मैं दो उदाहरण दूंगा सुधांशु त्रिवेदी। ये देखिए, यही राजनीति है और इसीलिए ये बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ये किसानों की मांगे हैं और मैं इसे कांग्रेस बीजेपी अपने कार्यक्रम में होने भी नहीं देता। 2012 के 2 वाकये, और आपकी मेमोरी मुझसे कहीं बेहतर है, और जो हमारा संसदीय इतिहास है उसको आप बहुत गहरे तरीके से अध्ययन करते हैं। आपकी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में सुषमा स्वराज ने कहा, जब ये रिटेल की बात होने लगी, निजी कंपनियां आ जाएंगी कृषि में, आपने विरोध करते हुए कहा था कि आड़ती तो एटीएम है किसानों का, ये जो कंपनियां आने वाली हैं इनके नुमाइंदे, इनको तो बदबू आएगी किसान के कुर्ते और पाजामे और धोती में से। दूसरा वाकया, अब मैं आपके सदन अपर हाउस में जाता हूं, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा स्वर्गीय अरुण जेटली दिसंबर 2012 में क्या कहा था कि जो चीज, जो व्यवस्था अमेरिका में, यूरोप में नहीं चल पाई 30 साल से, वहां पर किसानों को मरे से मरे दाम देते हैं ये बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ABCD, चारों के नाम आपको पता ही होंगे, बुंग, करगिल, डेफ्रस, एल्बर्ट, डैनियल्स,
ये 4 कंपनियां कि इनको $440 बिलियन की सब्सिडी देनी पड़ती है। उनकी जेबें बहुत भारी हैं, दे हैव डीप पॉकेट्स, कोट अनकोट अरुण जेटली। 6,000 करोड़ रुपए हर रोज का उनको सब्सिडी मिलती है। यह हमारे देश में लागू क्यों हो रहा है? हमारे यहां सब्सिडी पता है कितनी है? 15,674 रुपए। जापान में 7 लाख, कनाडा में 11,44,000 और अमेरिका में 42 लाख की सब्सिडी। तो आप ही पलट गए जो बातों पर आप विरोध करते थे, अब कह रहे हैं ये तो विपक्ष चाहता था। अब संदीप जी, मैं इस बात का जितना आपने प्रश्न पूछा उतना ही मुझे समय दे दीजिएगा, बिल्कुल, क्योंकि गंभीर और तकनीकी विषय इसका उत्तर मिलेगा। नंबर 1, सुषमा जी ने कहा था एटीएम है, वह बात उस समय गलत नहीं थी। कितने प्रतिशत गांवों में उस समय खाते थे? पूरे देश में कुल 40% लोगों के पास भी खाते नहीं थे, 34% लोगों के खाते थे 2012 में। तो गांव में तो 5% लोगों के खाते, एटीएम था ही नहीं उसके पास। अब मोदी जी की सरकार की जनधन योजना के बाद हर किसान के पास एटीएम। तो तब 2012 की परिस्थिति में वह संदर्भ अलग था, आज संदर्भ अलग है। अब दूसरा, आपने जो बात कही सब्सिडी देने की बात, जो अरुण जेटली जी ने कहा वो भी बिल्कुल सही था। मैं आपके सभी सुधी दर्शकों से कहूंगा, इंटरनेट पे जाके चेक कर लीजिए 2012 और 13 में WTO की शर्तें क्या थी और हमारी तत्कालीन सरकार जिनेवा 2013 तक किन किन चीजों पे मान्य रही थी। मेरी बात मत मानिएगा, मेरी बात मत मानिएगा। और अगस्त 2014 बाली में आकर WTO में चट्टान की तरह मोदी सरकार ने जाकर जो लड़ाई लड़ी है, अन्यथा 2022-23 तक तो हम सब्सिडी देने लायक नहीं रहते, MSP देने लायक नहीं रहते। इसलिए आज संदर्भ बदल गया। इसलिए पर दूसरी बात, उस समय एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू था, तो कोई लेकर कैसे संरक्षण करेगा? आज हमने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हटा दिया है। इसलिए ये सारा गुणात्मक परिवर्तन होने के बाद तो भंडारण कौन करेगा? 2-4 बीघे का किसान भंडारण करेगा कि बड़ी कंपनियां भंडारण करेंगी? यही तो पूछ रहे हैं किसान। एक वाक्य जरा वो भी तो बता दीजिए। कपिल सिब्बल जी कह रहे थे 8 आड़ती बीच में रहते हैं, 16% लोगों को मिल पाता है, बाकी सब कमा के खा जाते हैं। तो हमने तो अपनी स्थिति के अंतर का विश्लेषण दे दिया। अब हमारे माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से पूछ लीजिए, वो 8 आड़ती जो मिलके खा जाते थे, आज वो आड़ती इनको कैसे चढ़ती लगने लगे, क्योंकि आज तो स्थिति 2012 से और बेहतर हो गई। ठीक है, अब पवन खेड़ा स्क्रीन पर। ठीक है पवन खेड़ा, जिन बातों की वकालत आप करते थे, प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा 8 मार्च 2019 के एक पेपर की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि 800 करोड़ का एक करार किया निजी कंपनी का किसानों के साथ, और उसको बाकायदा ताली बजाकर स्वागत किया कैप्टन अमरिंदर ने। वही काम नरेंद्र मोदी करें तो विरोध के नाम पर आप विरोध करेंगे? 26 मिनट से मैं सबकी बात सुनी, तो मुझे थोड़ा समय जरूर दीजिएगा संदीप भाई। बिल्कुल, थोड़ी राजनीतिक बात जरूर करूंगा मैं। बद्री जी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की किसान प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि हैं, भारतीय किसान संघ के। किसानों की बात नहीं की, आते ही बोले साहब मोदी जी के खिलाफ भाषण हो रहा है सिंघू बॉर्डर। ये है आज का संघ, ये है आज का भारतीय किसान संघ। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को याद करिए और बद्री जी को देखिए, अंतर स्पष्ट हो। आज थोड़े बदले हुए दिख रहे हैं, लगातार सरकार की निंदा कर रहे थे मेरे कार्यक्रमों में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज तो ऐसे नतमस्तक दिख रहे हैं जैसे कि मोहन जी भागवत भी नतमस्तक है, ये भी नतमस्तक है। आपको तो याद होगा रामलीला मैदान में दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने आंदोलन किया था अटल जी के खिलाफ, वो भी एक भारतीय किसान। अब मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। अब आप आ रहा हूं ना साहब, देखो मैंने तो आपको शुरू से अनुमति ली थी कि पहले राजनीतिक बात जरूर करूंगा मैं, क्योंकि मैं हैरान हुआ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधि यहां राजनीतिक बात कर रहे हैं और किसानों के हित की बात नहीं कर रहे। आज रायसेन और मध्य प्रदेश के किसानों को मोदी जी बात कर रहे थे। आपको मालूम है मध्य प्रदेश में कितनी मंडियां बंद हो गई पिछले 6 महीने में, और बाकी जो 269 जो वहां टोटल मंडीज हैं, उनमें से जो बची मंडियां हैं उसमें व्यापार 50% गिर गया है। तो हिम्मत देखिए, जाकर वहां भाषण दे रहे रायसेन। और इतनी ही हिम्मत है तो थोड़ी और हिम्मत दिखाइए, सिंघू बॉर्डर आ जाइए, यहां बात कर लीजिए। अरे आप रायसेन में तो आपने उनको भ्रमित कर रखा है, सांसद सिंघू बॉर्डर वालों को भ्रमित कर रखा है आपने, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। संदीप भाई, इनके अपने सांसद और पूर्व मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, ये तो भारतीय जनता पार्टी के हैं ना अब तो कांग्रेस के नहीं है।
आज वो इनके खिलाफ हो गए कि भाई मैं किसानों के साथ उनके आंदोलन में जाकर बैठ रहा हूं। अरे आप उन्हें नहीं समझा पा रहे, अकाली दल को नहीं समझा पा रहे, आरएलपी को नहीं समझा पा रहे, चले हैं रायसेन के किसानों को समझाने। अब मेरे को समझ में आता है हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाते प्रधानमंत्री सिंघू बॉर्डर पे जाने की और वहां किसानों से बात करने की। मेरे मित्र सुधांशु जी बैठकर गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं करते। अरे आप तो इतिहास पढ़े हो, आपको मालूम है WTO में कमलनाथ जी ने कैसे अड़ गए थे, चट्टान की तरह अड़ गए थे। उल्टी सीधी बात करेंगे कि 2013 में तो हम WTO को सरेंडर कर रहे थे और आके मोदी जी आ गए। अरे छोड़िए ना, मोदी जी आ गए, हमने देखा मोदी जी की असलियत सबको मालूम है। कमलनाथ जी से मेरी लंबी बात हुई थी उस दौरान भी और उसके बाद भी। पवन खेड़ा, प्रधानमंत्री जो ये आंकड़े बता रहे हैं, प्रधानमंत्री ने क्योंकि आंकड़े बताए, गेहूं आप दे रहे थे 1400 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये सरकार दे रही है 1975। धान 1310 रुपए था, 1868 हो गया। ज्वार 1520 रुपए, 2640 रुपए हो गई। मसूर की दाल 1950 रुपए, 5100 रुपए हो गई। ये इस सरकार ने दिया है। संदीप भाई, MSP आप प्रतिशत में आप मेजर कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। सबसे पिछली 5 सरकारों का आप MSP के आंकड़े सामने रखिए और प्रतिशत में देखिए कि सबसे ज्यादा UPA 1 में बढ़ी, उसके बाद नंबर 2 पे UPA 2 में बढ़ी, नंबर 3 पे अटल जी की NDA 1 में बढ़ी और सबसे कम प्रतिशत की बात कर रहा हूं। तो ये तो हर जगह गुमराह करने की बात कर रहे हैं। अब आप बताइए स्वामीनाथन कमीशन, बद्री जी आपसे तो उम्मीद कुछ और थी देश को, हमें तो नहीं थी आपसे कोई उम्मीद। तो हम तो आपकी असलियत आज से नहीं शुरू से जानते हैं संघ की, लेकिन जो संघ को अच्छा मानते हैं आज तो आपने उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। कितनी सिफारिशें थी स्वामीनाथन कमीशन, 201। UPA ने कितनी लागू कर दी थी, 175। कितनी बची, अब उतनी इन्होंने लागू कर दी। तो उसके बाद आप कह रहे हैं साहब अरे तो सब कुछ मोदी जी ने ही किया और उसमें भी झूठ। संदीप चौधरी जी ने बद्री जी से पूछा कि स्वामीनाथन कमीशन में कौन सा फॉर्मूला लगा, C2 का लगा या नहीं लगा, तो दाएं बाएं हो गए बद्री जी। अरे बद्री जी आपको टीवी पर आना है तो कम से कम किसानों के हित की बात कीजिए। आपने सीधे वार किए हैं। एक सेकेंड पवन, इट इज ओनली फेयर कि बद्री बाबू भी रिस्पॉन्ड करें। बद्री बाबू रिस्पॉन्ड कीजिए। करें तो मेरी बात तो मेरी बारी तो मैं आपको दूंगा ना वक्त, पवन भाई वक्त दूंगा। बद्री बाबू देखिए संदीप जी प्रधानमंत्री तो सबके हैं, वो किसी पार्टी के नहीं होते। इन्होंने जो आपत्ति की है कि प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रहे हैं, पक्ष में बोल रहे हैं, तो हम तो हमारे जो प्रधानमंत्री होंगे उनके पक्ष में और उन्हीं से मांगेंगे। कांग्रेस से या पवन खेड़ा जी से मांगने नहीं जाएंगे और उन्हीं से ले रहे हैं। और भारत के किसान की वास्तविकता मैंने सामने रखी है। इनको चुप क्यों रही है? जब इन जनता ने नकार दिया, जब ये थे तो इनसे मांगते थे, आज ये नहीं है तो जो होगा उससे मांगेंगे। तो MSP की जो पूरे आंकड़े, एक मिनट बद्री बाबू, MSP के पूरे आंकड़े प्रधानमंत्री ने जो गिनवाए, एक मिनट बद्री बाबू, जो MSP के आंकड़े गिनवाए, आप तो जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। MSP देखो एक कागज पर कह देना कि ये MSP है, कि मुझे जी एक लेटर मिल जाए जी ये आपकी तनख्वाह है, और असल में क्या मिले, जो असल में खरीदी होती है उसको मानेंगे ना। ये MSP जो प्रधानमंत्री बता रहे हैं इतने पर खरीदी हो रही है क्या? ईमानदारी से बताइएगा। ये आपने ठीक प्रश्न किया, और ये हमारी मांग भी है कि भारतीय यानी किसानों को MSP के ऊपर कम से कम बोली चालू हो, इसके नीचे को अपराध घोषित किया जाए। ये हमारा आंदोलन भी चल रहा है। ये बॉर्डर पर बैठे हैं और हम अपने ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। हमने 20,000 गांवों से, ग्राम समितियों से भेजा प्रस्ताव। हमारी यही तो मांग है, तो इसके लिए हम लड़ रहे हैं सरकार के साथ में। नहीं, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ये नया कानून बद्री बाबू रातों रात नहीं बना, बड़ी लंबा विचार विमर्श हुआ। आपसे विचार विमर्श हुआ था क्या? या ये विचार विमर्श 15 साल पहले भी जो हो रहा था उसको भी खाते में जोड़ लिया है सरकार ने? इस साल विचार विमर्श हुआ, आपको बुलाया? ऐसा है, आप जो पूछ रहे हो मैं समझ रहा हूं कि हमसे इन्होंने वार्ता नहीं की ना, और हमसे राय नहीं ली। इसका मतलब ये नहीं, उनका कहने का मतलब दूसरा होगा जिसको पवन खेड़ा जी और आज समझ रहे हैं।
लेकिन उनको यहाँ भी बात करनी चाहिए थी वर्तमान समय के अंदर भी। मैं वही बात पूछना चाह रहा हूं कि वर्तमान समय में भी बात करनी चाहिए या नहीं। यहां पर धर्मपाल जी मुझे ये बताइए, एमएसपी बना रहेगा, मंडियां रहेंगी, आपकी जमीन पर कोई कब्जा नहीं होगा, किसान जब चाहे वो समझौता तोड़ सकता है, किसान पर कोई हर्जाना जुर्माना नहीं लगेगा, तो किसान को एक और रास्ता अगर खोला जा रहा है उसमें आपत्ति क्या है? देखो सत्कारयोग संदीप चौधरी जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे को इस लायक समझा कि मैं इस डिबेट में आके अपने विचार रख सकूं। जहां तक आप एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी हर साल केंद्र की सरकार जो हमारी 23 क्रॉप्स है 23 उनके ऊपर जारी करती है, पर वास्तव में ये देखते हैं जो हम तजर्बे से देखा है कि सिर्फ 2 क्रॉप्स है, पैडी और गेहूं का, जिसके ऊपर एमएसपी हरियाणा और पंजाब में मिलता है, थोड़ा बहुत यूपी में मिलता है, बाकी देश में कहीं भी एमएसपी लागू नहीं है। और जो शांता कुमार की रिपोर्ट है 1915 की, वो ये कहती है 2015 की एफसीआई को ख़त्म कर देना चाहिए। हाँ जी हाँ। और एमएसपी का आधार ही क्या है, एमएसपी की विशेषता क्या है? जब सरकारी खरीद नहीं रहेगी तो एमएसपी कहाँ से होगा? अब पंजाब में मक्का है 1850 रुपये उसका एमएसपी था, पर वो 800, 700, 900, 1000 रुपये तक बिका है। ऐसे ही हमारा दूसरा फसल होता है, चाहे वो इसका हो कपास का हो, कपास का इस वक्त 5825 का एमएसपी का रेट खुला था, पर हमारे पंजाब में वो 4600 रुपये, 4700 रुपये, 4800 रुपये ऐसे बिकता रहा है। उसको 1000 से लेकर 1100 रुपये तक घाटा किसान को प्रति क्विंटल पड़ा है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ये बोलते हैं कि बार बार कि हमने डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया है, वास्तव में ये भी लागू नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें ये कहती हैं कि जो C2 का फार्मूला है, जिसके बीच में पूरा लागत खर्चा और किसान की जमीन की कीमत, जो उपकरण इस्तेमाल हुए, सबको काउंट किया जाए। जी जी जी, उसमें तो जो जमीन की वैल्यू है उसको भी काउंट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, हर धंधे में होता है, किसानी में क्यों नहीं? मेहनत और यहाँ ही नहीं, और जो उसके ऊपर ब्याज पड़ता है, जो उसने पैसा खर्च किया है अपनी खेती पैदावार करने के लिए, उसके ऊपर ब्याज पड़ता है, वो ब्याज को भी बीच में अकाउंट होना चाहिए। और जो उसके ऊपर पूरे परिवार की किर्त शक्ति लगती है, वो किर्त भी बीच में अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में एक ऐसा परवान कानून बना है कीमतों तय करने का, जिसमें इनपुट से लेके जब तक उसमें किर्त करने वाले की जो किर्त है वो नहीं जोड़ा जाता, जब तक को जो कीमत है वो संपूर्ण नहीं माना जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। सुधांशु त्रिवेदी, इस पर एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी रिस्पॉन्ड कीजिए। आप जो एमएसपी की बातें कर रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग लागू कर दिया, प्रधानमंत्री ने भी आज ये बात कही, ये A2+FL है ना, आप C2+50 तो नहीं जोड़ रहे हैं, आप जो भी कहते रहे, और एमएसपी पर वो खरीदी तो होती ही नहीं है। एमएसपी डिक्लेयर कर देना पर उस पर खरीदी नहीं हुई तो बात तो वही रह गई ना, किसान को मेहनत की कीमत नहीं मिली। संदीप जी, अभी धर्मपाल जी ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा एमएसपी कहीं नहीं मिलती है। तो अब मेरे विचार से हमारे मित्र कह सकेंगे कि भाई क्यों नहीं मिलती, अब उन्हें जवाब भी देना चाहिए। चलो, हमको तो उन्होंने पूरा दोषी कर रखा है, क्यों नहीं मिलती राजस्थान में, क्यों नहीं मिल रही छत्तीसगढ़ में, क्यों नहीं मिल रही महाराष्ट्र में, क्यों नहीं मिल रही तेलंगाना में, क्यों नहीं मिल रही है केरल में, जहां पर की गारंटी कर दो ना, आप उसको मुकम्मल कर दो। नहीं, अब बात तो कानूनी प्रावधान ला दो तो मुकम्मल कर दे। हाँ सुनिए, अब मैं बिल्कुल बात बता रहा हूं। जैसे अभी पवन खेड़ा जी ने कहा बद्रीनारायण जी के लिए कि ये नतमस्तक हैं, तो मैं अपेक्षा करूंगा आगे से कोई कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता ये वचन दे दें, ये आरोप नहीं लगाएगा कि सरकार में एजेंडा नागपुर से तय होता है। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती, या आप अपनी सुविधा अनुसार कभी नतमस्तक कहेंगे, कभी वो करेंगे। अब आइए, आपने कहा कि मुकम्मल कर दे, अच्छी बात कही आपने, तो अब पहले पवन खेड़ा जी सुरजेवाला जी के उस बयान को विड्रॉ कर ले जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र को तो हक ही नहीं है कृषि के ऊपर रूल बनाने का, ये तो राज्यों का हक है, तो या तो उसके लिए माफी मांग ले। वो अच्छा, माफी मांग लेंगे तो एमएसपी आप गारंटी कर देंगे? नहीं तो सुनिए, तो अरे सुनिए तो नहीं तो राज्यों से क्यों नहीं बनवा देते नियम भाई?
राज्य कहां बना सक रहे हैं नियम? पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, राज्यपाल संस्तुति नहीं दे रहा, वो लागू नहीं करना चाहते कानून। बात होने दीजिए हाँ। संदीप जी, पूरा वाक्य हो जाने दीजिए, आपको उत्तर मिल जाए। हाँ। अगर पंजाब ने फल सब्जी से हटाया तो केंद्र की परमिशन ली क्या? केरल में जड़बूर से नहीं एपीएमसी तो केंद्र की परमिशन से है क्या? महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट खेती हुई तो केंद्र की परमिशन से हुई क्या? ये खुद कहते हैं 2006 में बिहार ने विड्रॉ किया तो क्या केंद्र की परमिशन दी थी क्या? गजब है भाई, जब आप खुद कह रहे हैं ना केंद्र की परमिशन की जरूरत तो राज्यपाल संस्तुति नहीं दे रहा ना। आप खुद कह रहे हैं मुझे ही अधिकार है मगर मैं नहीं बनाऊंगा, और आप कह रहे हैं केंद्र को अधिकार नहीं मगर केंद्र ही बनाए। कानूनी प्रावधान क्यों नहीं ले आते? 2011 में प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स की अगुवाई कर रहे थे, लिखित चिट्ठी भेजी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, एमएसपी पर कानूनी प्रावधान हो। अब आपको कौन रोक रहा है? हाँ, मैंने आपको उस समय के अब तक के 4 बड़े अंतर भी बता दिए, और एमएसपी की तो लिखित गारंटी सरकार देने को तैयार। अच्छा, अब उसके बाद नहीं, लिखित गारंटी क्यों? कानून बना दो ना। हाँ, अब मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं, आप सुनिए। तो मैं तो कह रहा हूं, आप कह रहे नहीं ये कानून तय कर दे। पहली बात संदीप ये बताइए, दुनिया में कोई सरकार बाजार में किसी की कीमत तय कर सकती है? अरे जिन लोगों ने पेट्रोल और डीजल को तो कर दिया बाजार के हवाले, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मैक्सिमम प्राइस नहीं है, एमआरपी नहीं है। अरे भाई मेरी बात अब बात तो पूरी होने दीजिए। जिन्होंने सब कुछ खुला छोड़ दिया, आज पेट्रोल और डीजल के लिए तो हाथ बन गए जो मनमोहन सिंह की सरकार करके गई, और ये 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ में साइन कर दिए थे, आज कह रहे दे दो, चलो हम दे दें। तो जानते हैं किसान का क्या होगा? ये जितनी भी फसलें होती हैं, ये प्राकृतिक कारणों से इनकी क्वालिटी बहुत जल्दी कंप्रोमाइज हो जाती है। जरा सा पानी गिर गया, नमी आ जाएगी, आज तो 100 का माल 80 में बिक जाता, 90 में बिक जाता है, उसके बाद तो 100 के नीचे नहीं बिक सकेगा। तो या तो 100 या कूड़ा। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, आप मोबाइल खरीदने जाइए, केवल डब्बे पे पन्नी ना हो तो 20,000 का मोबाइल को 20,000 में कैसी बातें कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ने आज कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में करार हो गया, किसानों की फसल भी बर्बाद हो गई, तो जिसने करार किया है उस कंपनी को पूरे पैसे देने होंगे। आप यहां पर बिल्कुल ही दूसरा तर्क दे रहे हैं। एक मिनट पवन खेड़ा गलत बात कह रहे हैं संदीप जी। किसी भी चीज का मूल्य क्वालिटी के सापेक्ष होगा। अगर 4 प्रधानमंत्री कह रहे हैं सारी फसल बर्बाद भी हो गई, करार जितने पैसे में हुआ वो पूरे पैसे मिलेंगे। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, देखिए आप बीच में डिस्टर्ब बहुत कर रहे हैं सर। पूरा वाक्य एक बात, मैंने आपसे सिर्फ एक बात पूछी, अगर केवल मोबाइल की पन्नी नहीं होगी आप उत्तर में मैं प्रधानमंत्री का उदाहरण दे रहा हूं। एक सेकंड, अब पवन खेड़ा स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री ने कहा आज रायसेन के किसानों को संबोधित करते हुए, करार होता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, अगर मौसमी बरसात, ओलावृष्टि, किसी भी वजह से फसल पूरी बर्बाद हो जाए तो पूरा पैसा देना होगा। तो एमएसपी पर भी वही चीज लागू कर दो। लेकिन जो बात सुधांशु त्रिवेदी पूछ रहे हैं, पवन खेड़ा, जिन बातों पर आप ताल ठोकते थे, अब उनसे पीछे क्यों हट रहे हैं? संदीप जी, जब सर्कल रेट फिक्स हो सकता है जमीन का, तो फसल का एमएसपी में इनको आपत्ति क्या? और उस एमएसपी की मैं बात यहां कर रहा हूं जिसको लिखित में प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे खुद बोलते थे कि कानून होना चाहिए, और आज ये हंसी उड़ा रहे हैं इस बात की। तो एक तरह से तो नरेंद्र मोदी जी की नहीं, ये कह रहे हैं ना पंजाब में आपने अलग कानून बनाए, फलों को, सब्जियों को एपीएमसी से बाहर रखा, इसको भी रख दो। मैं बताता हूं 16 राज्यों ने, हम यूपीए में थे, हम सरकार में थे, मैं दिल्ली सरकार में था, जब डीलिस्टिंग हुई फल और सब्जी की, 16 राज्यों को हमने विश्वास में लेकर ही डीलिस्टिंग की। क्या फल और सब्जी प्रोक्योर होते हैं, सरकार खरीदती है उन्हें? क्या फल सब्जी को सरकार राशन की तहत वितरण करती है? ये कैसी तुलना करते हैं? और अगर तुलना ही करनी है, जिस केरला का ये बार बार उदाहरण देते हैं, उस केरला में तो और फल और सब्जियों पर भी एमएसपी है। चलिए फिर वो वाला फॉलो कर लीजिए। ये क्या मतलब है कि इधर से ये नहीं, आपको कानून बनाने आप बना लो, ये कह रहे हैं यहां पर सुधांशु त्रिवेदी। अरे साहब, राज्यपालों की हालत देख रहे हैं आप? कानून बनाने बना लो, ये क्या तरीका है? ये इनका अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ये फिर भी रौंद कर 303 या जितने भी इनके सांसद हैं उनको लेकर चल पड़ते हैं, भाई कानून बनाएंगे। उस वक्त किसी को विश्वास में नहीं लेते। एक यूनियन का नाम बताइए, किसान यूनियन का। ये तो तमाम यूनियंस ने लिख कर देने को बोल रहे हैं। ये तो बद्री बाबू ने भी मान लिया कि इनसे भी सलाह मशवरा नहीं हुआ। तो जब आप किसी यूनियन से बात नहीं करते, अपने जो मन मर्जी आता है, किसी सेठ ने, धन्ना सेठ ने बोल दिया, तो ये मन की बात तो छोड़िए, तो धन की बात होती है इनके दिमाग में तो हमेशा। पर इस मन की बात में कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई में पवन खेड़ा, सीरियसली रन आउट ऑफ टाइम, मैं और वक्त दूंगा अगली बार आपको।
ये जो कांग्रेस बीजेपी के इस खेल में किसानों के मन की बात भी कोई सुन रहा है क्या? या किसान भाई एक इलाके के ही किसान हैं, दिग्भ्रमित हैं, बरगलाए हुए हैं, इससे बात बन जाएगी या बातचीत से ही हल निकलेगा? अन्नदाता जो मांग कर रहे हैं, कुछ वाजिब हो सकती है, कुछ गैर वाजिब भी, रास्ता तो बातचीत से ही निकलेगा। वो बातचीत शुरू होगी या नहीं? 8 दिसंबर से बातचीत अटकी पड़ी है। इसी सवाल के साथ आपको छोड़ जाता हूं। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।